हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। सो कल्चर वाइज हम जानते हैं कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, लोगों की फूड हैबिट्स अलग है, क्लोथिंग स्टाइल अलग है। तो अभी ये रीजनल कल्चर्स कैसे बने और किस तरीके से डेवलप हुए, ये इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। One of the commonest ways of describing people is in the terms of language they speak. जनरली हम लोगों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं उससे, जैसे कि ये मलयाली है, ये मराठी है, पंजाबी, गुजराती, बंगाली है। When we refer to a person as तमिल और उड़िया, अगर आप किसी पर्सन को तमिल कहते हैं या फिर उड़िया बोलते हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो पर्सन तमिल लैंग्वेज बोलता है या फिर उड़िया लैंग्वेज बोलता है, तमिलनाडु में रहता है या फिर उड़ीसा में रहता है। We also tend to associate each region with distinctive kinds of food. एक रीजन को हम एसोसिएट करते हैं एक अलग तरीके के फूड से कि ये फूड यहाँ पर मिलेगा। क्लोथ्स, इस टाइप के क्लोथ्स यहाँ के लोग पहनते हैं, ऐसी पोएट्री यहाँ पर सुनी जाती है, ये डांस है यहाँ का, ये म्यूजिक और पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। Sometimes we take these identities for granted and assume that they have existed from time immemorial. कई बार हमें ये लगता है कि ये चीज़ें इस रीजन में पहले से ही है, शुरू से ऐसा ही है ये रीजन। किस तरीके से वो इवॉल्व हुई, कैसे डेवलप हुई, उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। हाउएवर, जबकि द फ्रंटियर सेपरेटिंग रीजन्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड इन फैक्ट आर स्टिल चेंजिंग। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज वाइज बहुत वेरिएशंस हैं, तो ये रीजन है जहाँ पर लोग मराठी बोलते हैं। उसके बाद नीचे छोटा सा रीजन कोंकणी बोलते हैं, यहाँ पर लोग कन्नड़ बोलते हैं, यहाँ पर लोग मलयालम बोलते हैं, ये तमिलनाडु तमिल बोलते हैं, उसके बाद ऊपर तेलुगु बोलते हैं आंध्रा में। तो ये अलग अलग जो रीजन्स हैं, ये बाउंड्री, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर चीज़ें शुरू से ऐसी ही थी, लोग यहाँ पर मराठी ही बोलते थे, तो ये बाउंड्री तो स्टार्टिंग में थी ही नहीं, ये तो इंडिपेंडेंस के बाद बनी है। उससे पहले ये रीजन जिस भी किंगडम के अंडर आते होंगे, ये बाउंड्रीज ऑब्वियसली चेंज होती रहती होगी। कभी कोई रीजन किसी और किंगडम के अंडर है, कभी कोई और किंग वहाँ पर रूल कर रहा है। साउथ इंडिया में स्पेशली एक टाइम पर चेरास, चोलास और पांड्यास बहुत एक्टिव थे, आपस में लड़ते रहते थे। हमेशा जो फ्रंटियर्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, वो चेंज होती रही है। तो ऐसा नहीं कि कल्चर एक जगह पर पहले से ही ऐसा था, वो इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे। ऑल्सो वॉट वी अंडरस्टैंड एज रीजनल कल्चर्स टुडे आर ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशंस विद आइडियाज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब जिसको हम बोलते हैं रीजनल कल्चर, ये इस रीजन का कल्चर है। ये मान लीजिए तमिलनाडु का कल्चर है, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, ये फूड खाते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो जैसा हम उस कल्चर को आज देखते हैं, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरा है, बहुत सारे इंटरमिक्सिंग हुए हैं इसमें। कुछ यहाँ के लोकल ट्रेडिशंस हैं, कुछ यहाँ के लोगों ने दूसरे सब कॉन्टिनेंट के जो दूसरे ट्रेडिशंस हैं उनको अडॉप्ट किया है। एज वी विल सी, जैसा कि हम देखेंगे चैप्टर में, कुछ ट्रेडिशंस जो आपको एक जगह पर देखने को मिलते हैं, वो वहाँ के स्पेसिफिक ट्रेडिशंस होते हैं, उसी रीजन के हैं। कुछ यहाँ पर आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो अक्रॉस द रीजन से यहाँ पर आए हैं, अलग अलग पार्ट के लोग यहाँ पर आके बसे, तो उन्होंने अपने कुछ ट्रेडिशंस जो है वो इन लोगों के साथ शेयर किए, उन्होंने उसके साथ शेयर किए, तो एक इंटरमिक्सिंग हुई। एंड येट अदर डिराइव फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिसेस इन पर्टिकुलर एरिया बट टेक अ न्यू फॉर्म इन अदर रीजन्स। कुछ ऐसे भी है जो यहाँ के पुराने ट्रेडिशंस थे, लेकिन लोगों ने उनमें कुछ चेंजेस कर दिए और एक नई फॉर्म निकल कर आई। ओके, अभी रीड करते हैं द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। चेरास और किस तरीके से वहाँ पर मलयालम लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। Let us begin by looking at an example of the connection between language and region. अभी लैंग्वेज में और जिस रीजन में वो लैंग्वेज बोली जाती है, दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम वॉज स्टैब्लिश्ड इन द 9th century इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला। प्रेजेंटली जहाँ पर केरला है, एक टाइम पर वो महोदयपुरम था, जहाँ पर 9th century में चेरा किंगडम स्टैब्लिश हुआ। इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया। तो इस एरिया में, केरला में, मलयालम बोली जाती थी उस टाइम पर भी। द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस। अभी रूलर्स ने जो इंस्क्रिप्शंस बनवाए, इंस्क्रिप्शंस हम बोलते थे जो पत्थरों को एनग्रेव करा के उनके ऊपर खुदवा के चीज़ें लिखवाई जाती थी, वो उन्होंने मलयालम लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में लिखवाई। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज में लिखवाए जाते थे। तो ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स में से है जहाँ पर रूलर्स ने इंस्क्रिप्शंस को या फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रीजनल लैंग्वेज को यूज़ किया, जैसे कि इन्होंने मलयालम को यूज़ किया। एट द सेम टाइम द चेरास ऑल्सो ड्रू अपॉन संस्कृतिक ट्रेडिशंस।
इसी टाइम पर चेराज ने सांस्कृतिक ट्रेडिशन से भी कुछ चीज़ों को ड्रॉ किया। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड, इसी टाइम पीरियड में केरला में संस्कृत थिएटर के कुछ ट्रेसेस मिले हैं और वहाँ पर स्टोरीज को बोरो किया गया है संस्कृत एपिक से। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम, मलयालम में जो सबसे पहला लिटरेरी वर्क था लिटरेचर का, जो लगभग 12th सेंचुरी के अराउंड का है, आर डायरेक्टली इंडेबिटेड टू संस्कृत, वो सीधा सीधा संस्कृत से लिया गया है। इंटरेस्टिंगली इनफ 14th सेंचुरी टेक्स्ट, एक 14th सेंचुरी का टेक्स्ट है द लीला तिलकम डीलिंग विद ग्रामर एंड पोएटिक्स। लीला तिलकम है जो कि ग्रामर और पोएटिक्स के बारे में जिसमें बताया गया है, वॉज कंपोज्ड इन मणि प्रबलम, वो मणि प्रबलम में कंपोज किया गया है। लीला तिलकम का मतलब है डायमंड्स एंड कोरल्स, रेफरिंग टू द 2 लैंग्वेजेस, और इसमें 2 लैंग्वेजेस यूज की गई है, संस्कृत और वहां की रीजनल लैंग्वेज। अभी हम बात करेंगे रूलर्स और कुछ रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में। द जगन्नाथ कल्ट, तो उड़ीसा में देखते हैं दूसरे रीजन्स में रीजनल कल्चर ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, जो कल्चर ग्रो हुआ वो रिलीजियस ट्रेडिशंस के अराउंड ग्रो हुआ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ द प्रोसेस इज कल्ट ऑफ जगन्नाथ। जगन्नाथ जिसका मतलब है जगत के नाथ, मतलब लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, अ नेम ऑफ विष्णु, ये विष्णु जी का एक नाम है, ये पुरी में है उड़ीसा में। टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ डीटी विच सजेस्ट दैट द डीटी वॉज ओरिजिनली अ लोकल गॉड हु वॉज लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु। तो यहाँ पर आज भी जो ट्राइबल लोग हैं वो वुडन की पिक्चर बनाते हैं, इमेज बनाते हैं इन भगवान की, भगवान जगन्नाथ की, जो ओरिजिनली यहाँ के लोकल गॉड थे लेकिन बाद में इनको विष्णु के साथ आइडेंटिफाई कर लिया गया। इन द 12th सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ गंगा डायनेस्टी, अनंत वर्णम, डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए 12th सेंचुरी में अनंत वर्णम ने डिसाइड किया कि वो एक मंदिर बनवाएंगे। सब्सिक्वेंटली इन 1230, उसके बाद 1230 में 13th सेंचुरी में किंग अनंग भीम थर्ड डेडिकेट हिज किंगडम टू द डीटी, उन्होंने भगवान को अपना किंगडम सौंप दिया और खुद को कहा कि मैं गॉड के द्वारा डिप्यूट किया गया हूँ, मैं उनका डेप्यूटी हूँ, तो उनके बेहाफ पे मैं रूल कर रहा हूँ, बाकी ये जो मेरा किंगडम है ये मैं भगवान को अर्पित करता हूँ। एज द टेम्पल गेन्ड इन इम्पॉर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, उसके बाद यहाँ पर तीर्थ के लिए लोग आने लगे, तो इसकी अथॉरिटी सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ऑल दोज हु कॉन्कर्ड उड़ीसा, उड़ीसा पर जितने भी लोगों ने उड़ीसा को कॉन्कर किया, यहाँ पर राज किया है, भले ही वो मुगल्स हो, मराठास हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हो, अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल, उन्होंने कोशिश की कि वो टेम्पल पर जो कंट्रोल है उसको इस्टेब्लिश करे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इससे जो रूल है लोग उसको ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, जो लोकल लोग हैं। नेक्स्ट है द राजपूत्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। राजपूत्स को हिस्ट्री में ब्रेवरी के साथ सिंबलाइज किया गया है, तो अभी यहाँ पर ये हीरोइज्म का ट्रेडिशन कैसे डेवलप हुआ। इन द 19th सेंचुरी द रीजन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान वॉज कॉल्ड राजपुताना बाय ब्रिटिश। 19th सेंचुरी में जो अभी राजस्थान का पार्ट है उसके मोस्टली पार्ट को ब्रिटिशर्स राजपुताना कहते थे। While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs, this is only partly true. अभी जब हम राजपुताना सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये शायद से वो एरिया है जहाँ पर सभी लोग या फिर ज़्यादातर लोग राजपूत थे, जो कि सच नहीं है। There were and are several groups who identify themselves as Rajputs in many areas of northern and central India. नॉर्दर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पहले भी थे, जो राजपूत्स हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल अदर दैन राजपूत्स हु लिव इन राजस्थान, और राजस्थान में भी राजपूत्स के अलावा बहुत से लोग रहते हैं। However, the Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan. लेकिन ऐसा माना जाता है कि राजस्थान का जो एक अलग कल्चर है उसमें राजपूत्स का कंट्रीब्यूशन है, वो उनकी वजह से ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। These cultural traditions were closely linked with the ideals and aspirations of rulers. और ये किसकी वजह से है, वहाँ के रूलर्स के आइडियल्स और एस्पिरेशंस की वजह से। फ्रॉम अबाउट द 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी के बाद से मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान जो अभी है उसके ज़्यादातर एरिया पर रूल किया है राजपूत फैमिलीज़ ने। जैसा कि सेकंड चैप्टर में हमने रीड किया था पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ये भी एक राजपूत रूलर थे। वॉज वन सच रूलर। These rulers cherished the ideal of hero who fought valiantly. अभी ये उन आइडियल्स को बहुत चेरिश करते थे जो कि युद्ध में बहुत वेलियंटली, बहादुरी के साथ लड़ते हैं। Often choosing death on the battlefield rather than face defeat. ऐसा कहा जाता था कि कोई राजपूत अगर गया है युद्ध में
तो या तो वो जीत कर आएगा या फिर वहीं पर मर जाएगा, हार कर कभी नहीं आएगा। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स। बहुत सारी पोएम्स में, सॉन्ग्स में राजपूत की स्टोरीज को रिकॉर्ड किया गया, जिनको कि रिसाइट करते थे स्पेशली जो ट्रेंड मिन्स्ट्रल्स थे। These preserve the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their examples. तो जो हीरोज थे उनको, उनकी मेमोरीज को ये प्रिजर्व किए हुए हैं ये सॉन्ग्स, पोएम्स, जो कि दूसरे लोगों को भी एक्सपेक्टेड है कि उनको भी ये इंस्पायर करेंगे। जो आम लोग थे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दीज स्टोरीज, वो भी इन स्टोरीज से बहुत अट्रैक्ट हुए। विच ऑफन डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशंस, तो लोग जनरली ड्रामेटिक सिचुएशंस क्रिएट करते थे इन हीरोज के बारे में बताने के लिए। एंड अ रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, और इनकी स्टोरीज में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता था, लॉयल्टी का, फ्रेंडशिप का, लव, वैलर, एंगर एटसेट्रा। अभी क्वेश्चन है, डिड विमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दीज स्टोरीज? क्या इन स्टोरीज में विमेन का कोई रोल था, कोई जगह थी? समटाइम्स दे फिगर एज द कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, तो कहानियों में उनको दिखाया गया है कि विमेन कारण होती थी जनरली, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे लोगों के बीच में, राजाओं के बीच में उसका। एज मेन फॉट विद वन अनदर टू ईदर विन और प्रोटेक्ट विमेन, जो मेन है वो आपस में लड़ते थे या तो विमेन को विन करने के लिए या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। विमेन आर ऑल्सो डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड्स इन बोथ लाइफ एंड डेथ, और ऐसा भी कहा जाता था कि विमेन दोनों ही जगह उनके जो हीरोइक हस्बैंड्स हैं जो उनके लिए लड़ रहे हैं उनको फॉलो करेगी, चाहे वो लाइफ में हो या फिर उनकी डेथ के बाद हो। और कुछ स्टोरीज ऐसी भी है जो बताती है कि वहां पर सती को प्रैक्टिस किया जाता था। सती मतलब द इमोलेशन ऑफ विडोज ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड। इमोलेशन मतलब उनको बलि देनी होगी, जो विडोज हैं उनके हस्बैंड के डेथ के बाद जो फ्यूनरल पायर है, जो चिता है उनके हस्बैंड की, उस पर ही उनको भी साथ में ही मरना होगा। सो दोज हु फॉलोड द हीरोइक आइडियल, तो जो इन हीरोइक आइडियल्स को फॉलो करते थे, ऑफन हैड टू पे इट विद देयर लाइफ्स, उनको अपनी जान गंवा के इनको फॉलो करना होता था, इनको पे बैक करना होता था। ओके, नाउ बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक। अब कथक की हम कहानी देखते हैं कि कैसे रीजनल फ्रंटियर्स, जो बाउंड्री है उसके बियॉन्ड ये गया और दूर दूर तक फैला। इफ हीरोइक ट्रेडिशंस कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, अगर ये जो हीरोइक ट्रेडिशन है आपको अलग अलग रीजन्स में मिलेगा, अलग अलग फॉर्म्स में मिलेगा। द सेम इज ट्रू टू डांस, तो अगर ये इतना फैल सकता है तो डांस के लिए भी यही चीज़ एप्लीकेबल है। अभी एक डांस की हम हिस्ट्री देखेंगे जिसका नाम है कथक, जो अभी नॉर्दर्न पार्ट से एसोसिएटेड है इंडिया के। द टर्म कथक इज डिराइव फ्रॉम कथा, कथक का डेरिवेशन हुआ है कथा से, जो कि एक संस्कृत वर्ड है और दूसरे लैंग्वेजेस में भी इसको बोला जाता है। कथा मतलब स्टोरी। द कथक वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। कथक्स थे कौन? ये एक्चुअली में नॉर्थ इंडिया में जो स्टोरी टेलर हुआ करते थे, मंदिरों में कहानियां सुनाते थे, उनको कथक्स कहा जाता था। हु एम्बेलिश्ड देयर परफॉर्मेंस विद जेस्चर्स एंड सॉन्ग्स, तो वो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको और अच्छा बनाते थे, अट्रैक्टिव बनाते थे जेस्चर्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू। कथक बिगैन इन इवॉल्विंग इनटू अ डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज। 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये एक अलग से डांस फॉर्म बन गई विद द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट, जब भक्ति मूवमेंट फैल रहा था। द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वर इनैक्टेड इन फोक प्लेस, फोक प्लेस में राधा कृष्णा को लोग इनैक्ट करने लगे, जिसको रासलीला कहा जाता था, विच कंबाइंड फोक डांस विद द बेसिक जेस्चर्स ऑफ कथक स्टोरी टेलर्स। तो यहाँ पर फोक डांस होता था जिसमें बेसिक जेस्चर्स लोग करते थे कथक स्टोरी टेलर्स के। अंडर द मुगल एम्प्रर्स एंड देयर नॉबल्स, मुगल एम्प्रर्स के अंडर और जो उनके नॉबल्स थे जो छोटे छोटे पार्ट पर रूल कर रहे थे, कथक वॉज परफॉर्म्ड इन देयर कोर्ट, ये उनके कोर्ट में, दरबार में परफॉर्म किया जाता था। When it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive style, जबकि वेयर जहाँ पर ये एक अलग से डांस की फॉर्म बनी, जहाँ पर इसको करने का एक अलग से स्टाइल था, कुछ फीचर्स डेवलप हुए इसमें। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड इन 2 ट्रेडिशंस और घरानाज, उसके बाद इसके 2 घरानाज डेवलप हुए। एक है जो कोर्ट ऑफ राजस्थान में परफॉर्म किया जाता था जयपुर में, और दूसरा लखनऊ में। अंडर द पैट्रनेज ऑफ वाजिद अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अवध, इट ग्रू इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म। उसके बाद इसको पैट्रोनाइज किया, सपोर्ट किया लखनऊ के वाजिद, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने, जिसकी वजह से एक मेजर आर्ट फॉर्म बन गई। बाय द 3rd क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब कि 1850 से लेकर 1875 के बीच में, इट वॉज फॉर्मली एंट्रेंच्ड एज अ डांस फॉर्म नॉट ओनली इन दीज 2 रीजन्स बट इन द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे। तो बाकी सिर्फ इन 2 रीजन्स में ही नहीं, सिर्फ लखनऊ या फिर राजस्थान, जयपुर में ही नहीं, आसपास के जो एरियाज थे वहाँ पर भी ये फैला, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार एंड मध्य प्रदेश। एम्फेसिस वॉज लेड ऑन इंट्रिकेट
एंड रैपिड फुटवर्क। तो इसमें जो मेन एम्फेसाइज किया गया जिन चीज़ों को, सबसे पहले तो इंट्रिकेट मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, डिटेल्ड और रैपिड फुटवर्क इसमें होता है, इलेबोरेटेड कॉस्ट्यूम्स होते हैं, एज वेल एज ऑन द इनैक्टमेंट ऑफ स्टोरीज, और कथक में किसी स्टोरी को इनैक्ट किया जाता है। कथक, like several other cultural practices, was viewed with disfavor by most British administrators। तो ब्रिटिशर्स को तो इंडिया का कल्चर पहले से ही बहुत बैकवर्ड लगता था, इसलिए उन्हें कथक भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया 19th और 20th सेंचुरीज में। लेकिन इसने सर्वाइव किया और ये बहुत सारे कोर्ट्स, जो कोर्टसन्स थे, उनके कोर्ट में अभी भी परफॉर्म किया जाता था, कंटिन्यू रहा परफॉर्म करना, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया हमारे जो 6 क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांसेस थे आफ्टर इंडिपेंडेंस उनमें। उसके बाद आपको क्लासिकल डांसेस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा और कौन से हैं? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी एंड मणिपुरी। अभी नेक्स्ट टॉपिक है पेंटिंग फॉर पेट्रन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। मिनिएचर्स का ट्रेडिशन, मिनिएचर मतलब जो छोटी पेंटिंग्स होती थी। अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वाज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। एक और ट्रेडिशन जो अलग अलग तरीकों से डेवलप हुआ वो था मिनिएचर पेंटिंग का। मिनिएचर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये बहुत छोटे साइज की पेंटिंग होती थी जो कि जनरली वाटर कलर से की जाती थी, कपड़े के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर। जो अर्लीस्ट मिनिएचर्स थे उनको पाम लीव्स के ऊपर या लकड़ी के ऊपर किया जाता था। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज, इनमें से जो सबसे सुंदर मिनिएचर्स हैं वो वेस्टर्न इंडिया में मिलते हैं, जहाँ पर इनको यूज़ किया गया है जैन टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए। मुगल एम्प्रेस जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने पैट्रोनाइज किया जो हाईली स्किल्ड पेंटर्स थे, जो प्राइमरली इलस्ट्रेट करते थे मनुस्क्रिप्ट्स को कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोएट्री इनमें होती थी। ये जनरली पेंट करते थे ब्रिलियंट कलर्स में और पोर्ट्रेट करते थे कोर्ट के सीन को, जो कोर्ट में लोग बैठे हुए हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है, उसको पेंट करते थे, बैटल के सीन को पेंट करते थे, हंटिंग को, एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। दे वर ऑफन एक्सचेंज्ड एज गिफ्ट। अभी जो रूलर्स थे उनको एक्सचेंज करते थे गिफ्ट के तौर पर, एंड viewed ओनली बाय एन एक्सक्लूसिव फ्यू। और कुछ ही लोग थे जो कि इनको देख पाते थे, जैसे कि जो एम्परर है और उसके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं। एक पेंटिंग यहाँ पर आपको गिवन भी है, अकबर रेस्टिंग ड्यूरिंग अ हंट, मुगल मिनिएचर। एक मुगल मिनिएचर है जिसमें अकबर को दिखाया गया है, वो रेस्ट कर रहे हैं हंटिंग के बाद। सो ये देखिए, ये बहुत सारे एलिफेंट्स दिखाए गए हैं जो शायद हंटिंग के टाइम पर ये लेकर गए होंगे। ये 2 टाइगर्स हैं जिनको पकड़ा हुआ है इन्होंने, ये है बादशाह अकबर। ओके, नाउ विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, बहुत सारे पेंटर्स उनके कोर्ट से चले गए जो कुछ इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स थे। मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स बन गए थे, चैप्टर 10 में हमने इनके बारे में रीड किया है। तो पेंटर्स भी वहाँ से उन स्टेट्स में चले गए एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से मुगल के जो आर्टिस्टिक टेस्ट था वहाँ का, वो उसने रीजनल कोर्ट को अफेक्ट किया, डेक्कन के और राजपूत कोर्ट्स के ऑफ राजस्थान। एट द सेम टाइम दे रिटेन एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर पहले से कुछ आर्टिस्ट थे जिनका अलग पेंट करने का अलग से एक तरीका था, तो उन्होंने उसको भी रिटेन रखा, और ये जो मुगल एम्पायर से आर्टिस्ट आए थे इन्होंने भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया। पोर्ट्रेट्स बनाए गए रूलर्स के, कोर्ट सीन्स के पेंट किए गए जो कि मुगल्स के एग्जाम्पल्स पर, जैसे कि मुगल के टाइम पर होते थे। इसके अलावा थीम फ्रॉम माइथोलॉजी और पोएट्री को डिपिक्ट किया गया एज अ सेंटर सच एज मेवाड़ में, जोधपुर में, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। दूसरा रीजन जिसने कि अट्रैक्ट किया मिनिएचर पेंटिंग्स को वो था हिमालयन फुटहिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल। जहाँ पर हिमाचल है अभी, ये देखिए, ये एक पेंटिंग दिखाई गई है, महाराणा राम सिंह सेकंड प्लेइंग होली। ये एक राजपूत मिनिएचर है कोटा का, ये होली खेल रहे हैं यहाँ पर। बाय द लेट एक और पिक्चर है नीचे, कृष्णा, राधा एंड हर कंपेनियन, पहाड़ी मिनिएचर है कांगड़ा का। कृष्ण जी है, राधा और उनकी कंपेनियन है। ओके, बाय द लेट 17th सेंचुरी दिस रीजन हम किसकी बात कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश। सो 17th सेंचुरी के लेट तक 1670-80 के अराउंड में दिस रीजन हैड डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जिसको कहा गया बसोली। और जो मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट है जो कि पेंट किया गया बसोली में वो है भानु दत्ता का रस मंजरी। नादिर शाह का उसके बाद इन्वेजन हुआ, उन्होंने कॉन्कर किया दिल्ली को 1739 में, जिसकी वजह से ये जो मुगल आर्टिस्ट थे ये माइग्रेट होकर चले गए हिल्स में टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्लेन्स। प्लेन में जो अनसर्टेनिटीज हो रही थी, आक्रमण हो रहे थे इतने सारे, उससे बचने के लिए लोग चले जाते हैं पहाड़ों में। यहाँ पर दे फाउंड रेडी
they found ready patrons who led to the founding of कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। उसके बाद यहाँ पर कुछ इनको पैटर्नाइज किया गया। पैटर्न मतलब एक सपोर्ट देना किसी को, जिसकी वजह से कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की फाउंडेशन ये डेवलप हुआ। By the mid-18th century, the Kangra artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting। और mid-18th century में जो कांगड़ा के आर्टिस्ट थे इस स्कूल ऑफ पेंटिंग के, इन्होंने एक ऐसा स्टाइल डेवलप किया मिनिएचर पेंटिंग का जिसने कि मिनिएचर पेंटिंग के उसमें मतलब एक नई जान डाल दी। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द वैष्णवाइट ट्रेडिशन। और इसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था? वैष्णवाइट ट्रेडिशन, वैष्णव ट्रेडिशन। सॉफ्ट कलर्स इसमें यूज किए जाने लगे इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन, एंड अ लिरिकल ट्रीटमेंट इसको दिया गया इस थीम को, जो कि डिस्टिंग्विश करता है कांगड़ा पेंटिंग्स को। रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमेन एंड मेन पेंटेड एज वेल। अभी ये तो आर्टिस्ट के बारे में हमने रीड किया, लेकिन उस टाइम पर जो आम औरतें थी या फिर आदमी थे वो भी पेंट करते थे पॉट्स के ऊपर, अगर कोई पॉटर है, वॉल्स के ऊपर, फ्लोर्स के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर। वर्क ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव्ड अनलाइक द मिनिएचर्स दैट वर केयरफुली प्रिजर्व इन पैलेसेस फॉर सेंचुरीज। तो ये जो मिनिएचर्स बनाए गए इनको तो रूलर्स ने प्रिजर्व करके रखा, लेकिन इन लोगों को ऑब्वियसली जो पॉट्स पर पिक्चर्स ड्रॉ करते थे, वॉल्स पर करते थे, क्लोथ्स पर करते थे, ये सर्वाइव नहीं कर पाए, तो इनके ज़्यादा एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट अ क्लोज लुक टू बंगाल। अभी है काफ़ी चैप्टर, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।